हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? सो यस, आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1। इससे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर्स डील कर चुके हैं। सो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से थॉट क्लियर होंगे बहुत ज्यादा। सो ऑब्जेक्टिव 1 में यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको बस ज्यादा चिंता नहीं करना, बस करेक्ट ऑप्शन को देखो और टिक लगाओ। राइट? पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो जाओ जल्दी से लेके आओ यार, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को करना है पॉज, खुद से करना है ट्राई। ठीक है, तो तैयार हैं सभी लोग? शुरू करें। आ जाओ भाई पहले सवाल पे, जिसमें हमसे कहा गया है दैट इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैविंग has a constant magnitude. If the angle between this force and the vertical is decreased, the frictional force between the surface and the body will. तो भाई क्या होगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी? आपसे बोला गया है कि एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड किसके वर्टिकल के बीच का जो एंगल है उसको डिक्रीज कर रहे हो। तो क्या डिक्रीज हो सकता है, जरा सोचो। पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो। ट्राई करो फटाफट से। हो गया भाई? ट्राई किया तुम लोगों ने? ट्राई कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाया तो सही। सबसे पहले डायग्राम बनाने की बात बोलते हैं। यहां पे बोलते हैं एक ब्लॉक बनाएंगे हम लोग, एक ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। और इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो यहां पे बोला गया है कि एक रफ सरफेस पर रखा है। मतलब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रफ सरफेस पे भी है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सब आता है। एंड इट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इफ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। एक्चुअली जब आप इस ब्लॉक को सरफेस के साथ रखते हो तो एक कांटेक्ट में आने की वजह से दो टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं इस पे। एक होता है नॉर्मल फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन। सो यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स की बात करता है तो ये फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों ही क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर उसने बोला है दैट द कांटेक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। सो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। मैं कांटेक्ट फोर्स को एफ सी से डिनोट कर देता हूं सो दैट मुझे पता चलता रहेगा ये कांटेक्ट फोर्स है। रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल गिव्स यू द कांटेक्ट फोर्स। तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, समझ गए हम बात को। जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। द एंगल बिटवीन दिस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड। वर्टिकल क्या है, ये नॉर्मल जो है वो हमेशा वर्टिकल के अलोंग ही जा रहा है। यहां पे जो नॉर्मल है हमें ये वर्टिकल के अलोंग जाता हुआ दिख रहा है। तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई ये रहा वर्टिकल, तो इस कांटेक्ट फोर्स और वर्टिकल के बीच का जो एंगल थीटा है इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, थीटा को कर दिया डिक्रीज। अब थीटा के डिक्रीज होने से कौन कौन सी क्वांटिटीज डिक्रीज हो सकती है ये जरा सोचिए। तो उसने बोला है कि भाई द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए उसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसका क्या हाल होगा, क्या वो डिक्रीज होगा या फिर वो इंक्रीज होगा। तो क्या कहते हो तुम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स की क्या हालत होगी? क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होगा या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा, ये हमें सोचना है। तो भाई सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी। देखो मैं एक चीज जानता हूं कि इसके कंपोनेंट्स करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको मिलेगा दैट विल बी योर एफ सी साइन थीटा। नॉर्मल की बात करो तो वो आपको मिलेगा एफ सी कॉस थीटा। कर सकते हो ना, कंपोनेंट्स लेना तो आते ही होंगे, है ना। सो नॉर्मल की जगह मैं एक बार के लिए ये लिख सकता हूं दैट इट इज एफ सी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। जो एफ सी है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। और ये कांटेक्ट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उन्होंने बोला वो कांस्टेंट है। तो यहां पे वेरी कर सकते हो तुम थीटा को, और थीटा को जब तुमने डिक्रीज किया तो यू नो बेटर, जैसे थीटा डिक्रीज होता है साइन थीटा डिक्रीज हो जाएगा, साइन थीटा डिक्रीज हो जाएगा। कॉस थीटा इंक्रीज होता है, थीटा डिक्रीज करने से कॉस थीटा इंक्रीज होता है। तुम्हें पता होगा थीटा क्या है, एंगल है। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री करोगे तो साइन की वैल्यू 1/2 आती है, कॉस की वैल्यू √3/2 आती है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करोगे तो साइन वहां पे 1 हो जाता है, कॉस 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है साइन थीटा इंक्रीज होता है और कॉस थीटा डिक्रीज होता है। थीटा को डिक्रीज करने से साइन थीटा डिक्रीज होगा बट कॉस थीटा इंक्रीज हो जाएगा। ये एक इनवर्स वाली कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जब आपने थीटा को डिक्रीज किया तो साइन थीटा डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर साइन थीटा डिक्रीज हो गया तो जो कांटेक्ट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। साइन थीटा अगर डिक्रीज हो गया यहां पे, सो आई मस्ट से कि जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। cos थीटा इंक्रीज हो जाता है यहां पे, एंड इन दैट केस द नॉर्मल फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। तो उसने हमसे किसके बारे में पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पूछा है, तो वो डिक्रीज होती है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पूछा है तो फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाती है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट, कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलेगा, आओ देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल वॉकिंग ऑन द आइस one should take the small steps to avoid the slipping. This is because smaller steps ensure। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तुमने पेंगुइन्स को देखा है कभी? पेंगुइन्स कैसे चलते हैं, एकदम ऐसे पैर टिका लेते हैं और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं ना। ठीक है, हम लोग नॉर्मली चलते हैं ना, हम तो पैर उठा के बढ़िया एकदम आगे कदम कर करके चलते हैं, लेकिन पेंगुइन्स कभी ऐसे पैर उठा के नहीं चलते। पेंगुइन्स ऐसे ऐसे चलते हैं ना, पैर थोड़े थोड़े से खिसका खिसका के चलते हैं वो लोग। तो बर्फ पे चलने के लिए आप अगर ऐसे छोटे छोटे कदम लोगे, यानी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके चलोगे, तो आप स्लिप नहीं होगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली बर्फ पे चलोगे तो आप स्लिप हो जाओगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटे स्टेप्स हैं वो क्या इंश्योर करते हैं आपको? छोटे स्टेप्स क्या इंश्योर करेंगे आपको? बोलो भाई, छोटे स्टेप्स क्या इंश्योर करते हैं? लार्जर फ्रिक्शन, हाँ, लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, क्या इंश्योर करेंगे? वो क्या करें यार इसके लिए, सोचा कुछ? चलो मैं बताता हूं। देखो, जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो होता क्या एक्चुअल में, तो सपोज करो ये तुम्हारी पैर, ये तुम्हारा जूता। अब तुम क्या करते हो, नॉर्मली चलते हो तो दूर दूर पैर रखते हो। ठीक है, जब दूर पैर रखोगे तो ऐसे रखते हो तुम पैर। ठीक है, स्मॉलर स्टेप्स लेते टाइम पे तुम पैर पास पास रखोगे। जब लॉन्ग स्टेप्स रखोगे तो पैर को थोड़ा सा एंगल पे रखते हो, तो पैर तुम्हारा किसी एंगल पे है। तो मान लीजिए तुम्हारे पैर ने वर्टिकल से जो एंगल बनाया है वो है थीटा। यहां पे भी मान लीजिए वर्टिकल से जो एंगल बना है वो है थीटा डैश। तुम खुद समझदार हो, तुम्हें खुद दिख रहा है कि थीटा डैश जो है वो छोटा है थीटा से। ठीक है, ध्यान से सुनो, थीटा डैश छोटा है थीटा से। जब तुम चलते हो तो ग्राउंड जो है हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। जब हम चलते हैं तो ग्राउंड की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, हमारे ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, जानते हो ना ये बात तो तुम लोग? यस, जानते हैं सर। सो अब जब ग्राउंड हमारे ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? बेसिकली पहली बात तो ये समझना जरूरी कि नॉर्मल के यहां पे कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो होगा, क्योंकि आपने ग्राउंड के ऊपर फोर्स टिल्टेड वाला लगाया, तो नॉर्मल भी आपके ऊपर टिल्टेड वाला ही लगेगा यहां पे। ठीक है, नॉर्मल आप पे ऐसे लगेगा, नॉर्मल। तो वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया नॉर्मल ने भी, वर्टिकल से कुछ एंगल बनाया नॉर्मल ने। तो मान लीजिए, अरे यार क्या हो गया, मान लीजिए कुछ एंगल जो है वो यही है थीटा डैश, क्योंकि पैर तुम्हारा ऐसे था, वर्टिकल से थीटा एंगल पे बनाया हुआ था। तो तुम बोल सकते हो कि भाई यहां पे जो नॉर्मल है उसने भी हमारे साथ क्या किया, कितना एंगल बनाया, थीटा वाला। चलो मैं बताता हूं कैसे। सो मैं यहां पे बना दूं नॉर्मल ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो यहां से एंगल जो बनेगा ये भी थीटा डैश। एन का एक कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा डैश, एक कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा डैश। ठीक है, यहां पे भी वही कहानी चलेगी, नॉर्मल ऐसे लगेगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने ग्राउंड के ऊपर फोर्स ऐसे लगाया था। सो नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा विच इज योर एन कॉस थीटा, और यहां पे आएगा एन साइन थीटा। ओके, अब फ्रिक्शन की बारी आई। तुम्हारा पैर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहे हैं, तो ग्राउंड तुम्हारे पैर के ऊपर लगाता है फ्रिक्शन एफ, और एक्चुअली नॉर्मल का जो कंपोनेंट ये भी तुम्हारे पैर पे लग रहा है। यहां पे फ्रिक्शन एफ डैश मान लेते हैं, यहां पे फ्रिक्शन एफ मान लेते हैं। हम स्मॉलर स्टेप्स लेते हैं, स्मॉलर स्टेप्स लेते हैं, तो यहां पे देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनो। ये ग्राउंड क्या चाहता है कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा हमारे और ग्राउंड के बीच में, तो यहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टैटिक वाला। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। देखो ये एन साइन थीटा वाला फोर्स तुम्हारे पैर को पीछे लेके जाना चाहता था, एन साइन थीटा डैश वाला फोर्स तुम्हारे पैर को पीछे लेके जाना चाहता था। तुम्हारे पैर के ऊपर लगा स्टैटिक फ्रिक्शन जो बोलता है कि नहीं भाई तुम तो आगे ही रहो, दिस विल बी योर एन साइन थीटा।
समझदार हो तुम लोग, तुम्हें पता है कहानी अब क्या बोलती है कि भाई साहब अगर मैंने स्मॉलर स्टेप्स लिए, ये मेरा स्मॉलर स्टेप की कहानी है, वो मेरी बिगर स्टेप की कहानी है, तो अगर मैं यहां पे स्मॉल स्टेप्स लेता हूं तो क्या होगा, और अगर मैं यहां पे लार्ज स्टेप्स लेता हूं तो क्या होगा। अगर मैं स्मॉलर स्टेप्स ले रहा हूं तो ये थीटा डैश छोटा है, लार्जर स्टेप्स लेने से थीटा बड़ा है। स्मॉलर थीटा डैश, अगर थीटा डैश की वैल्यू कहां जो छोटी है, सो यू नो बेटर कि इफ थीटा डैश इज स्मॉल तो साइन थीटा डैश भी स्मॉल होगा। तो भाई तुम्हारे जो एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट था, तुम्हारा जो एन साइन थीटा डैश वाला कंपोनेंट था, वो क्या कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये साइन थीटा डैश वाली वैल्यू कम है, साइन थीटा डैश वाली वैल्यू कम है, तो यहां पे फ्रिक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। तो ये पूछना चाहता है कि अगर आप स्मॉल स्टेप्स करते हो तो स्मॉलर स्टेप्स क्या बताते हैं आपको। स्मॉलर स्टेप्स आपको बताते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही है वो स्मॉल लगती है। ठीक है, अब देखो सुनो क्या होता है, मैं समझ बताता हूं। ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, क्योंकि पैर के और ग्राउंड के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा था। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, क्योंकि ग्राउंड और पैर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा था। ये नॉर्मल का कंपोनेंट था जो कि यहां रिलेटिव मोशन करवा रहा था। हम क्या चाहते हैं, रिलेटिव मोशन ना हो, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ बैलेंस कर दिया। अब ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, तो इसको बड़ा करके क्या करोगे तुम लोग, इसको भी बराबर ही रखो, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं चाहता है, तो ये बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं होने दूंगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा। अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसको भी छोटा ही होना पड़ेगा फिर। समझे बात को, लार्ज स्टेप से कंपेयर मत करो। देखो मैं जस्ट तुम्हें एक आइडिया देने के लिए बता रहा था कि वहां पे कहानी अलग हो जाएगी। यहां पे एन साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है क्योंकि थीटा बड़ा है, तो वहां पे फिर फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए हमें उसको रोकने के लिए। समझो ना, कहानी यह है कि आपको ये जो साइन वाला कंपोनेंट है इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए वो अलग बात है। तुम जो बोलोगे ना कि सर सरफेस और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो अलग कहानी है, यहां पे पिक्चर कुछ और चल रही है। यहां की पिक्चर बोलती कि एन साइन थीटा वाले कंपोनेंट को बैलेंस करवाना है भाई। तो यार अगर थीटा डैश छोटा है तो एन साइन थीटा डैश छोटा होगा, ये छोटा है तो इसके लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शनल की फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो छोटी ही चाहिए ना यहां पे। तो स्मॉलर स्टेप्स रखोगे तो स्मॉलर फ्रिक्शन आएगा, बड़े स्टेप्स रखोगे तो एन साइन थीटा बड़ा कंपोनेंट बनेगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक बड़ा फ्रिक्शन चाहिए। चलते टाइम पे जो फ्रिक्शन है बेसिकली वो क्या कर रहा है, हमारे पैर को रिलेटिव मोशन कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये एन साइन थीटा, ये हमारे पैर को पीछे लेके जा रहा है। एक होता है एन कॉस थीटा, एक होता है ये नॉर्मल, नॉर्मल के कंपोनेंट्स के रहे हम अपना पैर ऊपर उठाते हैं। तो चलते टाइम पे तुम देखो अपना पैर ऊपर उठाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैर ऊपर उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एन कॉस थीटा डैश। पैर को जो हम तुम चलते हैं तो पैर पीछे रखते हैं, हम अपने पैर को पीछे करते हैं, तो पीछे ले जाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है यहां पे, वो है एन साइन थीटा डैश। नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स हैं यहां पे, तो ओवरऑल मोशन कराने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल। अब क्या हुआ कि एन साइन थीटा डैश, क्योंकि थीटा डैश की वैल्यू छोटी है तो साइन थीटा डैश भी छोटा होगा, तो ये वैल्यू स्मॉलर है हमारे पास। और अगर ये स्मॉलर वैल्यू है तो इसको ओवरकम करने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो भी छोटी ही चाहिए। अरे यार बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करोगे तुम लोग, बड़ा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आदमी पीछे की तरफ गिर जाएगा। फिर अगर ये एफ एस डैश जो है वो बड़ा हो गया इससे, तो आदमी पीछे की तरफ गिर जाएगा। अगर ये इससे भी छोटा हो गया तो आदमी आगे की तरफ गिर जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना बात को। अगर ये एफ एस डैश एन साइन थीटा डैश से बड़ा हो गया तो आदमी आगे की तरफ गिर जाएगा। अगर ये एफ एस डैश, ठीक है समझ रहे हो ना, अगर ये एफ एस डैश छोटा होगा इससे, अगर ये छोटा होगा तो आदमी आगे की तरफ गिरेगा। अगर एफ एस डैश बड़ा होगा एन साइन थीटा डैश से तो आदमी आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि ये एफ एस डैश आगे की तरफ रिलेटिव मोशन करवा देगा, इस पैर का मोशन आगे की तरफ करवा देगा, तो आदमी पीछे की तरफ गिर जाएगा ना भाई। हमें तो इसको बैलेंस करना है एक जगह पे। हम चाहते हैं ये पैर यहां पे टिका रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए। ये पैर यहां पे टिका रहना चाहिए, ना तो ये आगे जाना चाहिए ना ये पीछे आना चाहिए। अगर इनमें से एन साइन थीटा डैश और एफ एस डैश में से कोई सा भी फोर्स अगर बड़ा हो गया तो वो आगे या पीछे की तरफ गिरवा देगा इसको। जैसे कि एन साइन थीटा डैश अगर बड़ा हो जाए तो ये पैर को पीछे लाएगा, पैर अगर पीछे आए तो आदमी आगे गिर जाएगा। अरे किसी के पैर पकड़ के पीछे खींच दो तो आगे गिरता है ना, तो ये वो वाली बात है। अगर एफ एस डैश बड़ा हो जाए इससे, तो एफ एस डैश बड़ा हो गया इससे तो आदमी के पैर को आगे लेके जाएगा, तो उस केस में आदमी पीछे की तरफ गिर जाएगा। फिर तो हम चाहते हैं ये एन साइन थीटा डैश को एफ एस डैश बैलेंस करे, तभी हमारा पैर एक जगह टिका रहेगा, फिसलेगा नहीं।
हमारा पैर एक जगह टिका रहना चाहिए, ना तो वो आगे जाना चाहिए ना वो पीछे आना चाहिए। उसके लिए हमने बोला कि एफ एस डैश एन साइन थीटा डैश के बराबर होना चाहिए। तो भाई एफ एस डैश अगर एन साइन थीटा डैश के बराबर होना चाहिए तो भाई थीटा डैश तो छोटा है, थीटा डैश छोटा है तो साइन थीटा डैश भी छोटा होगा, यानी कि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, ये स्मॉलर वैल्यू है। अगर ये स्मॉलर वैल्यू है तो इसको भी स्मॉल होना पड़ेगा सो दैट इसको बैलेंस कर सके। इसलिए बोलते हैं स्मॉलर स्टेप्स आपने लिए, स्मॉलर स्टेप्स लिए जिसकी वजह से यहां पे छोटे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हुई इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे स्मॉलर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है इस स्मॉलर कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए। बड़ा स्टेप जब आप लेते हो तो थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाता है। थीटा का वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा तो ये एन साइन थीटा डैश बड़ी वैल्यू देगा, बड़ी वैल्यू देगा तो आपके बड़े फोर्स की रिक्वायरमेंट है इसको बैलेंस करने के लिए। कहानी ये है कि ये बैलेंस कर रहा है इसको। तो अब हमने बोला कि भाई इसका पैर फिसलना नहीं चाहिए, मतलब एक जगह टिका रहना चाहिए कहानी। तो एक जगह टिकाने के लिए मैंने बोला ना एफ एस डैश जो है वो एन साइन थीटा डैश को बैलेंस कर देगा। तो भाई अगर थीटा डैश की वैल्यू कम है तो ये स्पीड भी आपको कैसी मिलेगी, स्मॉलर मिलेगी ना। तो यही बोल रहा है दिस इज बिकॉज द स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर द स्मॉलर फ्रिक्शन। ये क्या करेगा, स्मॉलर फ्रिक्शन को इंश्योर करता है और ये स्मॉलर फ्रिक्शन जो है इस कंपोनेंट को इजीली बैलेंस कर सकता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो आदमी को गिरा देता आगे पीछे की तरफ। अगर इसकी वैल्यू एन साइन थीटा डैश से कम होती तो आदमी आगे की तरफ गिर जाता, बिकॉज रिलेटिव मोशन उस डायरेक्शन में चला जाता। फिर तो रिलेटिव मोशन को ना हो पैर और ग्राउंड के बीच में, इसलिए हमने फ्रिक्शन लगाया और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो मैं पता ना स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहां पे स्मॉलर स्टेप्स लो बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर करते हैं आपके स्मॉलर फ्रिक्शन को, जो कि इसको बैलेंस कर सके। फिर हमें इसको बैलेंस करना है। एन कॉस थीटा डैश को तो एमजी बैलेंस कर ही लेगा, एमजी बैलेंस कर ही लेगा एन कॉस थीटा डैश को। एन साइन थीटा डैश को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए हमें एक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये फ्रिक्शन जो है स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो आइस पे जब चल रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम ही होती है हमारे पास। आइस पे जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो कम ही होती है, और वो कम इसलिए ही है, इसलिए हम छोटे स्टेप्स लेते हैं, है ना, ताकि ऐसा फोर्स मिले हमें। समझ लो ना, आइस पे चलते हो, उल्टा भी समझ सकते हो इसको, उल्टा भी समझ लो। आइस पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, इसलिए हमें छोटे स्टेप्स रखने चाहिए सो दैट वो एक छोटा फोर्स आए जो इसको बैलेंस कर दे। बड़ा फोर्स अगर आके इसको बैलेंस करेगा तो फिर से वही गिर जाएगा। तो हमें आइस पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स रखते हैं सो दैट ये कंपोनेंट छोटा हो जाए और वो इसको बैलेंस करे। बड़े स्टेप्स रखोगे तो ये कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, तो इसको बैलेंस कर पाएगा क्या? नहीं, वो तो गिरा देगा आदमी को। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करिए नोट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमसे बोलता है अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन एज म्यू, a person is trying to pull the body by applying a horizontal force but the body is not moving। एक आदमी है जो कि बॉडी को पुल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन दिस बॉडी इज, तो भाई क्या बताओ कि एक बॉडी है जिसको आपने एक रफ सरफेस पे रखा है, उस बॉडी का मास m है। एक आदमी उस बॉडी को पुल करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता है। तो जरा बताना कि सरफेस उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, ये आपको बताना है। तो सरफेस जो फोर्स बॉडी के ऊपर लगाती है वो होती है कांटेक्ट फोर्स। तो आपको तो कांटेक्ट फोर्स की कहानी बतानी है ना। करोगे ट्राई? चलो भाई एक बार ट्राई करो, फटाफट से देखो क्या आंसर आता है, जल्दी से ट्राई करो। चलिए भाई, कुछ सोचा इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग? तो भाई वही बात है, एक बॉडी को आपने रफ सरफेस पे रख दिया है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है, और आपको इस बॉडी के ऊपर बताना कि द फोर्स बाय द सरफेस कितना हो सकता है। तो डायग्राम बनाए इसका सबसे पहले। यस, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, एंड द डायग्राम से इसकी भाई साहब ये रही तुम्हारी वो बॉडी जो किसी रफ सरफेस पे रखी हुई है। जब आपने बॉडी को रफ सरफेस पे रखा तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? एक फोर्स लग सकता है नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल, और हो सकता है एक ऐसा फोर्स लग जाए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सो एक लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और एक लगेगा नॉर्मल। नाउ अब देखो क्या होगा जब एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लगता है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आता है। तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। सो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा कैपिटल एफ से। ठीक है, क्वेश्चन में उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया, तो हम भी इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज द फ्रिक्शनल नो कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स एक्चुअली क्या है? रिजल्टेंट है नॉर्मल का और फ्रिक्शन का। रिजल्टेंट है नॉर्मल और फ्रिक्शन का। सो लेट अस कंसीडर कि ये जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ हम इसको पुल कर रहे थे, तो ये हम पुल कर रहे हैं इसको यहां पे।
सो ऐसे पुल किया तो फ्रिक्शन उधर लग गया, नॉर्मल ऐसे लग गया, दिस इज द कॉन्टेक्ट फोर्स एंड वी नो बेटर दैट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर. इट विल बी अ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर. दिस इज इट. चलिए भाई, ये वाली बात तो दिख रही है. ऑप्शन में कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? अभी हाँ, एक जगह मुझे ऐसी कहानी दिख रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये mg वाली सिनेरियो कहां से आया. देखो यार, क्या होता है, फ्रिक्शन कब कब पॉसिबल है. देखो बोला गया है कि ट्राई टू पुल द बॉडी बट द बॉडी इज नॉट मूविंग. अब बॉडी मूव नहीं कर रही, इसके दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है. पहली पॉसिबिलिटी, देखो इसने बोला है क्वेश्चन में दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग, एंड मैंने कहा है इसकी दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है. सो इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, is not moving, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है. हो सकता है आपने जो पुल किया, आपने जो पुलिंग वाला फोर्स लगाया वो जीरो हो. हाँ, नाम का फोर्स है, तो हो सकता है जो पुलिंग फोर्स आप लगा रहे हैं वो जीरो हो. मैंने बोला हाँ भाई मैं पुल कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो पुल ही नहीं किया. हाँ मैं पुल कर रहा हूं, बट मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया. सो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका जो पुलिंग फोर्स है दैट विल बी जीरो. उस केस में अगर आपने कोई पुलिंग फोर्स नहीं लगाया तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं आएगा एक्जिस्टेंस में. ठीक है, तो आपने क्या किया, पुलिंग फोर्स ही नहीं लगाया, तो कोई पुलिंग फोर्स ही नहीं आया, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं आएगा. सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हां आपने पुलिंग फोर्स लगाया है, आपने तो पुलिंग फोर्स लगाया, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन निकला जो आपके अप्लाइड पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर देता था. ठीक है, तो सेकंड केस क्या बोलता है कि आपने पुलिंग फोर्स लगाया, नो डाउट, लेकिन जिसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स था वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला आया जिसने आपकी पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर दिया. तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है. इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है कि आपने जो है पुलिंग फोर्स ही नहीं लगाया, झूठ बोल दिया कि हाँ हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने पुलिंग फोर्स तो लगाया, लेकिन फ्रिक्शन ने आपके अप्लाइड फोर्स को ओवरकम कर दिया या फिर उसको बैलेंस कर दिया. बैलेंस करना ज्यादा बेटर है. तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. पहले केस को अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया. तो वहां देखो, यहां पे देखो, पहले केस के हिसाब से अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तो कांटेक्ट फोर्स जो बनेगा दैट विल बी योर नॉर्मल जो है वो mg के बराबर बनेगा. सपोज m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, तो दिस इज द mg. ये वाला जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये मिनिमम होता है. ये वाला जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये मिनिमम होता है, बिकॉज यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो चुकी है. तो जो कांटेक्ट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट जीरो हो चुका है, तो दूसरा कंपोनेंट ही उसका मेन वैल्यू देगा. सेकंड केस बोलता है कि भाई साहब जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो स्टैटिक वाला है. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लिखते हैं इट इज योर म्यू इनटू नॉर्मल. और म्यू भी कौन सा आता है, स्टैटिक वाला आता है, बट क्वेश्चन में उसने ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया, बट ठीक है हम लोग भी नहीं कर रहे. नॉर्मल की जगह म्यू mg लिख देता हूं मैं फिर. तो उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स बनेगा इट विल बी योर अंडर रूट. तो मैं नॉर्मल के स्क्वायर की जगह mg का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, प्लस फ्रिक्शन की जगह म्यू mg का होल स्क्वायर. समझ रहे हैं ना आप लोग बात को. सो टेकिंग आउट mg, तो ये बन जाएगा f इक्वल्स टू mg अंडर रूट में 1 प्लस म्यू का स्क्वायर. देखा, तो यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और एक आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए, है ना. मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए. तो देखो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है मैंने उसी को कंसीडर किया, विच इज एक्चुअली द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसको यहां पे कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो पुलिंग फोर्स को बैलेंस कर देता है. तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाला कांटेक्ट फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करी वो मैक्सिमम वाली कंसीडर कर ली, उसके हिसाब से फाइंड किया. सो दिस कम्स आउट विद द मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स, दिस विल बी द मिनिमम कांटेक्ट फोर्स. तो mg से लेके mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर तक जो है वो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू रहेगी. तो यहां से हमारा सिनेरियो क्लियर होता है.
सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर बॉडी मूव नहीं करती तो इसके दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन से पॉसिबल है, या तो कोई फ्रिक्शनल पुलिंग फोर्स ही नहीं है, एंड इफ देयर इज नो पुलिंग फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो हो जाएगा। पुलिंग फोर्स होगा लेकिन यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है जो आपके पुलिंग फोर्स को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। तो ऐसे केस में जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेना, बिकॉज स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, स्टैटिक का जो लिमिट होता है, दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन गिवन एज म्यू इनटू mg। सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से वैल्यूज मिल जाएगी आपको। सो वेल दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट, बढ़े आगे? ओके अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे कहता है अ स्कूटर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम डेल्टा t1, then with a constant velocity for the next time of delta t2, and finally with a constant deceleration for the next delta t3 to come to the rest. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. ठीक है, अब क्या होगा आपको बताना है कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन वो कितना हो सकता है। सो एक स्कूटर है, स्कूटर पे पीछे वाला जो आदमी बैठा हुआ है उसने किसी को नहीं पकड़ा है, वो बस ऐसे बैठा हुआ है। होता है ना कभी वो, तुम लोग तो जब पीछे बैठते हो बाइक के या फिर स्कूटर के, तो तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो ना, या तो जो आगे चला रहा था उसको पकड़ के रखते हो या फिर किसी चीज को पकड़ के रखते हो। जो आदमी स्कूटर के पीछे बैठा है उसने किसी चीज को नहीं पकड़ा हुआ है, वो ऐसे बैठा हुआ है। अब पहले तो स्कूटर एक्सेलरेट करा डेल्टा t1 टाइम के लिए, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर डी एक्सेलरेट करा डेल्टा t3 टाइम के लिए। तो बोला गया है आदमी का जो मास है वो 50 kg है। मुझे यहां से पता चल गया क्योंकि 500 न्यूटन का मैन मतलब 50 kg का मैन है, बैठा हुआ है स्कूटर पे। तो जो स्कूटर की जो सीट है या बोलूं जो स्कूटर है वो उस आदमी के ऊपर कितना फोर्स लगाता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो यार देखते हैं चलो कितना फोर्स लगा सकता है वो, सोचे जरा कुछ इसके लिए। चलो सोचते। तो 3 जर्नी होगी हमारे पास, डेल्टा t1 टाइम के लिए एंड डेल्टा t3 टाइम के लिए। ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस आदमी को बना लेता हूं। ये हमारा वो आदमी, ठीक है, ये स्कूटर है और ये बैठा हुआ है वो यहां पे। ठीक है, इसके हाथ ऊपर है, इसने मतलब कुछ नहीं पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये स्कूटर पे बैठा हुआ है, ये स्कूटर हो गया और ऐसे। ठीक है, तुम्हें पता ही है कैसे होता है स्कूटर। ठीक है, हाँ बस जो भी हो, बस फील आ जाना चाहिए थोड़ा सा स्कूटर का। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, तो भाई ठीक है, थोड़ा सा फील आ रहा है स्कूटर का। ये आदमी यहां बैठा हुआ है और जो सीट है, मैं कुछ चीजें गायब कर दूं यहां से। ठीक है, सो इस आदमी को स्कूटर पे बिठाया और इसके पैरों को गायब कर देता हूं पहले तो मैं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब ये जो आदमी है ये 500 न्यूटन का है, यानी कि इसका जो मास है आदमी का वो 50 kg का है। आदमी का मास 50 kg का है। बहुत बढ़िया। स्कूटर आगे चल रहा है, बढ़िया मस्ती से एक्सेलरेट कर रहा है। पहले डेल्टा t1 टाइम के लिए उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। फिर डेल्टा t2 टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। फिर डेल्टा t3 टाइम के लिए वो रिटार्ड करता है और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि इस आदमी के ऊपर ये स्कूटर कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीट ऑन द मैन इज, क्या होगा? तो यार देखो, ये बात तो मैं जानता हूं कि आदमी के स्कूटर के रिस्पेक्ट में आदमी कहां जाएगा। सो ये स्कूटर जो है वो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, स्कूटर जो है वो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो स्कूटर के रिस्पेक्ट में आदमी जाएगा पीछे की तरफ। स्कूटर आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो स्कूटर के लिए वो आदमी पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो स्कूटर के रिस्पेक्ट में आदमी पीछे जा रहा है, तो स्कूटर आदमी के ऊपर फ्रिक्शन लगा देगा आगे की तरफ। आदमी ने क्या किया, स्कूटर ने क्या किया, आदमी के ऊपर फ्रिक्शन लगा दिया आगे की तरफ। अब जैसे ही स्कूटर ने आदमी के ऊपर फ्रिक्शन आगे लगाया, तो यह आदमी भी स्कूटर के साथ जाने लगा विद द सेम एक्सेलरेशन ए, यानी कि पहले t1 टाइम के लिए फ्रिक्शन लग रहा था जिसकी वजह से आदमी एक्सेलरेट करता है। सिमिलरली t3 टाइम के लिए जब स्कूटर डीएक्सेलरेट हुआ तो वो आदमी के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। ठीक है, देखो जब स्कूटर एक्सेलरेट हुआ तो आदमी पीछे की तरफ जाने लगा,
स्कूटर एक्सेलरेट हुआ, आदमी पीछे की तरफ जाने लगा, तो स्कूटर की सीट ने आदमी के ऊपर फ्रिक्शन लगाया जिससे वो आगे जाने लगा। जैसे ही वो डीएक्सेलरेट करने लगा, तो ये आदमी जो स्कूटर पे बैठा था, ठीक है, जो आदमी स्कूटर पे बैठा हुआ था, अब इसने क्योंकि कुछ पकड़ा हुआ नहीं है ना, हाथ फ्री है इसके, तो अब क्या हुआ कि भाई आदमी जो स्कूटर पे बैठा हुआ था, इसको देखा कि यार अब तो दिक्कत वाली बात होगी ना, फिर अब तो डीएक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि पहले तो एक्सेलरेट कर रहे थे, अभी तो डीएक्सेलरेट करने लगा। तो डीएक्सेलरेट करने के चक्कर में ये आदमी आगे जाता है स्कूटर के रेस्पेक्ट में। स्कूटर क्या कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, यानी इस बार उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। स्कूटर क्या कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन मतलब कि सर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होता है, डीएक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो पहले एक्सेलरेशन था, फिर डीएक्सेलरेशन हुआ, तो यहां पे अब जैसे स्कूटर पीछे जाने लगा तो आदमी आगे जाएगा, स्कूटर डीएक्सेलरेट होने लगा तो आदमी स्कूटर के रेस्पेक्ट में आगे जाएगा। हाँ कि ना? अरे ये वो वाली बातें हैं, इनर्शिया में तुम पढ़े थे, जब गाड़ी आगे चलती तो हम पीछे जाते हैं, जब गाड़ी रुकती है तो हम आगे जाते हैं। तो स्कूटर जब चलने लगा तो ये आदमी आगे जाता है, और जब स्कूटर रुकने लगा तो ये आदमी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। तो स्कूटर ने बोला भैया तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन लगा देता हूं। तो स्कूटर ने क्या किया, आदमी के ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब देखो यहां पे इस आदमी को एक्सेलरेट कराने के लिए कौन जिम्मेदार था, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस स्कूटर ने आदमी पे लगाया। यहां पे इस आदमी को डीएक्सेलरेट कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इस स्कूटर की सीट ने आदमी के ऊपर लगाया। समझ रहे हो ना? पहले स्कूटर चला, स्कूटर जैसे चला आदमी पीछे जाने लगा, आदमी पीछे जाने लगा तो स्कूटर ने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से वो स्कूटर के साथ आगे जा रहा था। फिर यहां पे आओ, डीएक्सेलरेट होने लगा, तो स्कूटर डीएक्सेलरेट होने लगा तो आदमी आगे जा रहा है, यही होता ना, स्कूटर डीएक्सेलरेट होने लगा तो आदमी आगे जा रहा था। तो स्कूटर ने बोला भैया कहां जा रहे हो तुम, हम तो रुकने वाले हैं। तो वो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और आदमी को भी अपने साथ डीएक्सेलरेट करवा देता है। ठीक है, तो यहां पे पहले पार्ट में और थर्ड वाले पार्ट में, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस आदमी के एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के। ध्यान सुनना, इस आदमी के एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे अल्टीमेटली फॉर मैन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी योर एमए, फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका एमए होगा। तो एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं यहां की, तो अगर इस आदमी के पास एक्सेलरेशन है तो दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स है, इस आदमी के पास एक्सेलरेशन है तो वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन। इस आदमी के पास डीएक्सेलरेशन है तो कौन प्रोवाइड करा रहा है, वो फ्रिक्शनल। तो यहां पे भी m इंटू ए लिख देना। तो बेसिकली फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इस आदमी के एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के लिए। तो अगर यहां पे बीच वाले पार्ट में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, बीच वाले पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या बीच वाले पार्ट में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा इसके ऊपर, बोलो हां कि ना। फ्रॉम द फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम F इक्वल्स टू एम अगर A जीरो तो F भी जीरो। तो क्या सर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्कूटर चलेगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से स्कूटर चलेगा तो आदमी पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो बोलना नहीं लगेगा भाई साहब, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा ना। अब यहां तो जैसे स्कूटर एक्सेलरेट करता है तो बेचारा पीछे जा रहा है, स्कूटर एक्सेलरेट करता है तो आदमी पीछे जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जाता है। स्कूटर अगर रुकने लगता है तो आदमी आगे जाता है, तो फ्रिक्शन लगता है, ना तो यहां एक्सेलरेट कर रहा है ना तो डीएक्सेलरेट कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब स्कूटर चलता है तो हमें दिक्कत नहीं आती। तुमने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, जब तुम बाइक पे या फिर किसी भी स्कूटी पे पीछे की तरफ बैठते हो तो दो टाइम पे स्कूटी को पकड़ के रखते हो, एक तो जब चलने वाली होती है और जब रुकने वाली होती है। ये चीज फील की होगी तुमने भी, जब बीच में चल रहे होते हो कहीं पे तुम लोग, तो इतना ज्यादा किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे भी इन्होंने यही बोला है कि जो ड्राइवर है वो किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, सॉरी जो आदमी पीछे बैठा है ना, विदाउट टचिंग एनी अदर पार्ट, मतलब वो स्कूटर को बिना टच किए ही बैठा हुआ है। और तुम जानते हो कि जब स्कूटर चलता है या फिर जब रुकने वाला होता है तो हम कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर लेते हैं, या तो आगे चलाने वाले को पकड़ लेते हैं या फिर बाइक को पकड़ लेते हैं। तो उसने यहां पे किसी को नहीं पकड़ा है, अब किसी को नहीं पकड़ा तो कौन है जो इसको साथ में लेके जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन है जो इसको साथ में रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे ना चल रहा है ना रुक रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने की कहानी है,
ना तो एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक बार चलोगे तो स्कूटर पकड़ना पड़ेगा, रुकते टाइम पकड़ना पड़ेगा, बीच में जब नॉर्मली स्पीड से चलते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बीच में जब आप नॉर्मल स्पीड से चलते हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जरा इसको फील लेना थोड़ा सा हायर स्पीड पे। ठीक है, जैसे एकदम से कोई चलाता है ना, एकदम से गाड़ी उठाता है, तो जैसे ही वो एकदम से गाड़ी उठाता है तो आपको पीछे वाले को पकड़ना पड़ता है बाइक को, है ना, और जैसे एकदम से रोकता है तो क्या होता है, आपको बाइक को पकड़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे इन्होंने नहीं पकड़ा, इन्होंने बोला हम फ्रिक्शन के भरोसे चल रहे हैं और फ्रिक्शन ही है जो हमें आगे लेके जाएगा और रोकेगा भी सही साथ में। और जब बीच में कांस्टेंट, बीच में जब तुम नॉर्मली चलते हो नॉर्मल स्पीड से, तो वहां पे इतनी ज्यादा बाइक को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हम फ्रिक्शन ही हमें हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आदमी के ऊपर जो फ्रिक्शन है वही इसको एक्सेलरेट भी करा रहा है, वही डी एक्सेलरेट भी करवा रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन है। अब दूसरी कहानी ये बोलता है कि बीच में t2 टाइम के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो। तो भाई देखो सीधी सी बात है, हम कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे यहां पे, हमें फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल की बातें नहीं करनी, हमें बात करनी है कांटेक्ट फोर्स की। सो कांटेक्ट फोर्स की कहानी बोलती है कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर। जो कांटेक्ट फोर्स की कहानी है वो आपसे बोलता है इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर। नॉर्मल जो है वो कितना हो जाएगा, 50g के बराबर, क्योंकि आदमी का मास 50 है और अगर वो स्कूटर पे बैठा है तो सीट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा वो देख लेते हैं। ये आदमी है, स्कूटर पे बैठा है, ये यहां पे, और दिस इज द सीट। तो भाई सीट के ऊपर ये mg वाला फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक है, mg वाला फोर्स नीचे लगेगा तो सीट इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा ऊपर, तो दैट विल बी योर mg। तो नॉर्मल mg के बराबर है फ्रिक्शनल फोर्स पहले डेल्टा t1 टाइम के लिए होगा और डेल्टा t3 टाइम के लिए होगा फ्रिक्शनल फोर्स। डेल्टा t2 टाइम के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जीरो है, बिकॉज हमारे पास कोई एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं है। सो अगर मैं डेल्टा t1 टाइम के लिए कांटेक्ट फोर्स की बात करूं और डेल्टा t3 टाइम के लिए कांटेक्ट फोर्स की बात करूं तो उसमें फ्रिक्शन आता है, इसमें फ्रिक्शन आएगा, जीरो नहीं होगा। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपको कांटेक्ट फोर्स मिलेगा, जो आपको कांटेक्ट फोर्स मिलेगा यहां पे, वो नॉर्मल से तो बड़ा ही होने वाला है। नॉर्मल मतलब 500 न्यूटन से तो बड़ा ही होगा। क्या कहते हो तुम लोग? जो कांटेक्ट फोर्स आपको मिलेगा वो 500 न्यूटन से तो बड़ा ही मिलने वाला है, बिकॉज वो 500 के स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन लिख लीजिए। सो कांटेक्ट फोर्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू नॉर्मल का स्क्वायर। नॉर्मल बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज योर कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कितना है, 500 है, सो इट विल बी 500 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो भाई डेफिनेटली सी बात है, ये वैल्यू में 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये जो होल अंडर रूट वाला पार्ट है दिस गिव्स यू वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या बोले कि यहां पे अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। 1 प्लस म्यू स्क्वायर का मतलब है कि जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो आपको 1 से ज्यादा मिलेगी। सोच के देख लो, अंडर रूट से अंदर जो भी है वो आपको जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांटेक्ट फोर्स आपको ग्रेटर देन 500 मिलेगा न्यूटन। तो डेल्टा t1 टाइम के लिए और डेल्टा t3 टाइम के लिए जब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो रहा था तो उस टाइम पे कांटेक्ट फोर्स 500 न्यूटन से ज्यादा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन जब हम बात करें डेल्टा t2 टाइम के लिए, सो डेल्टा t2 टाइम के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है, और अगर फ्रिक्शन जीरो है तो कांटेक्ट फोर्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। अब फ्रिक्शन जीरो है तो इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस जीरो अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा नॉर्मल। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो आपका नॉर्मल के बराबर होगा। नॉर्मल कितना है आपके पास, 50g, सो इट विल बी ऑफ 500 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको कब मिलता है, जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो, यानी टाइम डेल्टा t2 के लिए। समझे बात को? तो जब आप एक्सेलरेटेड या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन करते हो तो आदमी को एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने का काम है फ्रिक्शन का। तो यहां पे फ्रिक्शन होगा,
लेकिन जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो तो आदमी ना तो एक्सेलरेट कर रहा है ना ही डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उस टाइम पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स होगा दैट विल बी योर नॉर्मल। तो ऑप्शन से चेक किया जाए, तो उन्होंने बोला जो वैल्यू है डेल्टा T1 और डेल्टा T3 के लिए जो मिलेगी वो ग्रेटर देन 500 होगी, और 500 न्यूटन का कांटेक्ट फोर्स मिलेगा फॉर डेल्टा T2। सो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है फॉर टाइम डेल्टा T1 एंड डेल्टा T3, और 500 न्यूटन कांटेक्ट फोर्स मिलता है फॉर टाइम डेल्टा T2। तो ये हमारा डी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी चाहो तो डायग्राम बना लो और बस इतनी बात समझ जाओ कि इसको आदमी को एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है, डी एक्सेलरेशन भी इसको फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करा रहा है, और बीच में एक्सेलरेशन नहीं था, कोई डी एक्सेलरेशन नहीं था, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो ये डायग्राम बना लो, ठीक है, अगर तुम्हें बनाना है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो जो कैलकुलेशन है वो वाली नोट करनी है। हो गया? चलो भाई इसको भी नोट कर लो फटाफट से, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है that consider the situation shown in the figure. The wall is smooth but the surface A and B in contact are rough. The friction on B due to A in equilibrium is. So भाई अगर मैं यहां पे इक्विलिब्रियम की बातें करने की कोशिश करूं तो बोला जाता है कि फ्रिक्शन ऑन B just because of the A कितना होगा? A और B के बीच का जो सरफेस है वो आपको यहां पे रफ मिला हुआ है, दिस इज योर रफ सरफेस, और जो वॉल है वो कैसी है? स्मूथ है। तो चलिए जी बताइए ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा? हो गया सॉल्व? कर लिया? चलिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? क्या डी आ रहा है? क्या डी आंसर आ रहा है? क्या क्यों डी क्यों होगा? अरे भाई एक बात बताओ, जब ये सरफेस स्मूथ है तो ये ए क्या यहां पे टिक पाएगा क्या? नहीं, ये नहीं टिकेगा। क्यों? आप यहां से फोर्स लगा दीजिए, भले से यहां से आपने फोर्स लगा दिया, आपने ऐसे प्रेस करके रखा है इसको, अरे क्या मतलब है प्रेस करने का? जब वो यहां से फिसल जाएगा और जब ये बॉक्स ए नीचे फिसल गया तो ए और बी का कोई कांटेक्ट बन पाएगा क्या? ए और बी का कांटेक्ट बनाने के लिए, प्रॉपर कांटेक्ट बनाने के लिए यहां पे ए और इस वॉल का कांटेक्ट होना जरूरी था। अगर ये वॉल हमारी स्मूथ है तो ए तो नीचे की तरफ फिसल जाएगा और ए और बी का कांटेक्ट भी लूज हो जाएगा, तो काहे का फ्रिक्शन फिर? तो इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम में बताइए, जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, तो बताइए बी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो पहली बात तो यह है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। बात यह है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, ठीक है? तो चलिए भाई इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। हां, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता था अगर ये वॉल हमारी रफ होती, तो ये दीवार अगर रफ होती तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता, पर ये दीवार तो स्मूथ है तो ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई द डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए बातें? कर लिया नोट? तो ऐसे लिख सकते हो ना, सिंस द वॉल इज स्मूथ द सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये बातें तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है कि सपोज करो ऑल द सर्फेसेस इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आर रफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। अब कही ना बात अब इसने बोल दिया सारी सर्फेसेस रफ है, जो पहले दीवार आपकी स्मूथ थी वो भी रफ है। तो अब बताओ क्या होगा? द डायरेक्शन, आपको मैग्नीट्यूड भी नहीं बताना है यार, डायरेक्शन पूछ रहे हो तो सिर्फ। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए कहां होगा? कहां होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? चलो देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का डायग्राम ये बोलता है कि ये वॉल थी हमारी, इससे अटैच्ड एक ब्लॉक था ए से अटैच्ड एक ब्लॉक था बी, और बी के ऊपर हमने फोर्स एफ लगा रखा था। ये हमारी वो वॉल थी, वॉल से अटैच्ड ब्लॉक था ए से अटैच्ड ब्लॉक था बी, और बी के ऊपर हमने फोर्स एफ लगा रखा था। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारी सरफेसेस रफ है, और अगर सारी सरफेसेस रफ होंगी तो इनके बीच में लगेगा फ्रिक्शन। तो इस वॉल और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शन लगेगा,
ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा। तो कैसे लगेगा, आओ चर्चा करते हैं। अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बी को देखूं तो बी के ऊपर एक एमबीजी लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। सिमिलरली ए के ऊपर भी लगेगा एमएजी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो एक एमबीजी नीचे लगेगा, एक एमएजी नीचे लगेगा। और अब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन की बातें करते हैं तो ए के रेस्पेक्ट में बोलो, ए के रेस्पेक्ट में बी कहां जाएगा, नीचे। ए के रेस्पेक्ट में बी कहां जाएगा, नीचे। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में बी नीचे जा रहा है, ए ने देखा बी को तो देखा कि भाई बी तो एमबीजी की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ए ने बी के ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन। ए ने बी के ऊपर लगा दिया फ्रिक्शन। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ द ए। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ द ए। बी अगर नीचे जा रहा था तो उसको ए ऊपर जाता हुआ दिखा, तो उसने ए से बदला ले लिया, बोला ए ने मेरे ऊपर फ्रिक्शन लगाया, मैं भी ए के ऊपर फ्रिक्शन लगाऊंगा। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ द बी। तो एफ ए बी जो है वो माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ए के ऊपर एम ए जी लग रहा है नीचे की तरफ, ए के ऊपर एम ए जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर वॉल ए वाले ब्लॉक को देखेगी, अगर ये वॉल ए वाले ब्लॉक को देखेगी तो इस वॉल को ये ब्लॉक ए कहां जाता हुआ दिखेगा, नीचे। अरे वॉल के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए नीचे जा रहा है बिकॉज एम ए जी लग रहा है, बिकॉज एफ ए बी लग रहा है। तो वॉल इस ब्लॉक ए के ऊपर भी फ्रिक्शन लगाएगी, हियर इट इज एफ ए। सो मैं क्या बोलूं कि एफ ए इज द फ्रिक्शन बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक ए, एफ ए बी इज द फ्रिक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ द बी, एफ बी ए इज द फ्रिक्शन ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। तो यहां पे एफ ए डब्ल्यू लिख लेना, फ्रिक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ द वॉल। ठीक है, तो बोलता है कि बी के ऊपर फ्रिक्शन ए की वजह से कहां लगेगा, तो बोल देना अपवर्ड। सो योर ए इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये चीजें मेंशन कर लेना। एफ ए डब्ल्यू क्या है, फ्रिक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ द वॉल, फ्रिक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ वॉल। सिमिलरली यहां पे एफ ए बी और एफ बी ए डिफाइन कर लेना। एफ ए बी फ्रिक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, और एफ बी ए को डिफाइन कर देना फ्रिक्शन ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। ठीक है, चलिए जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो हमसे कहेगा टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। ठीक है, तो दो गाड़ियां हैं, अनइक्वल मासेस है लेकिन सिमिलर टायर्स यूज कर रहे हैं। इफ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। तो अगर वो दोनों सेम सिमिलर स्पीड से चल रही थी तो उनका जो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉलर फॉर द हैवियर कार, स्मॉलर फॉर द लाइटर कार, सेम फॉर बोथ द कार्स, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कार। कैसे करोगे इसको सॉल्व, सोचा है कुछ, सोच लिया, क्या कहते हो, सेम होगा दोनों गाड़ियों के लिए? सहमत हो इस बात से कि दोनों गाड़ियों के लिए सेम होगा? सो अगर कोई गाड़ी यहां पे चल रही है, इनिशियल स्पीड उसके पास u है, और अब गाड़ी में ब्रेक लगा दिए गए जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो गाड़ी आ चुकी है रेस्ट पे। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो गाड़ी आ चुकी है अब रेस्ट पे, और अगर वो गाड़ी रेस्ट पे आ गई दैट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई 0। तो यहां पे रिटार्डेशन आएगा, हां बिल्कुल रिटार्डेशन आएगा। सो आपको s फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, प्लस का 2 इंटू रिटार्डेशन है इंटू s। सो s कम्स आउट बी u स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और चीजों को डिफाइन कीजिए कि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन, सॉरी जो रिटार्डेशन है वो कौन प्रोवाइड कराएगा। इट इज एक्चुअली द फ्रिक्शन विच इज प्रोवाइडिंग द रिटार्डेशन ऑल्सो। आप तो स्पीड कम करते जा रहे हो गाड़ी की, आप तो गाड़ी की स्पीड कम करते जा रहे हो,
गाड़ी आगे जाती जा रही है, फ्रिक्शन तो आगे लगेगा ना, अभी भी स्पीड कम हो रही है ना गाड़ी की तो स्पीड कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने धीरे धीरे इसका रोटेशन कम कर दिया, धीरे धीरे रोटेशन कम कर रहे हो, धीरे धीरे रोटेशन कम कर रहे हो। रोटेशन किसका? टायर्स का। धीरे धीरे आपने टायर्स का रोटेशन कम किया और गाड़ी भी धीरे धीरे रुकने लगी। तो यहां पे जो रिटार्डेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो कौन है? फ्रिक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो हमें वहां तक नहीं जाना है, उसने मास के ऊपर डिफाइन की है पूरी कहानी। तो बोला है कि भाई अनइक्वल मासेस है गाड़ी के, लेकिन टायर सेम है। तो दोनों मतलब दोनों के केस में जो फ्रिक्शन होगा वो टायर के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अलावा मासेस पे भी डिफाइन कर सकते हो, होता है ना। तो आप ये चीज तो बोल नहीं सकते ना कि टायर सेम होने की वजह से दोनों के ऊपर सेम फ्रिक्शन लगेगा। और एक्चुअली इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो सिर्फ ये बोल रहा है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है, वो किसके लिए होगा? हैवियर कार का छोटा होगा, लाइटर कार के लिए छोटा होगा, दोनों गाड़ियों के लिए सेम होगा, और डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द कार। उसने कहीं फ्रिक्शन का जिक्र तक नहीं किया है। तो इस फॉर्मूले में देखें तो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास वो मास इंडिपेंडेंट है। जो फॉर्मूला मुझे मिला है इट इज मास इंडिपेंडेंट। और अगर ये मेरा फॉर्मूला मास इंडिपेंडेंट है तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि एक गाड़ी हैवी है या लाइट है? स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। यानी कि अगर एक कार है और एक ट्रक है तो दोनों के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम ही रहेगा, अगर वो सेम स्पीड से चलते हैं और सेम रिटार्डेशन लेते हैं तो। ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, सेम रिटार्डेशन लेंगे, तो दोनों गाड़ियों के लिए हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का नोट कर लो इसको। उसको मास मूस से फर्क नहीं पड़ता है। और अगर रिटार्डेशन भी देखोगे तो कितना आएगा? म्यू जी। वो सिर्फ डिपेंड करता है, देखो रिटार्डेशन जो यहां पे आएगा फ्रिक्शन की वजह से, इट विल बी योर म्यू जी। हमने ने बोला ना कि फ्रिक्शन ही तो है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व किया था तो क्या बताया? आदमी को एक्सेलरेट कराने के लिए फ्रिक्शन काम आता है, आदमी को रिटार्ड कराने के लिए भी फ्रिक्शन काम आ रहा है। तो यहां पे टायर्स के साथ, गाड़ी के साथ भी वही होगा। गाड़ी को अगर आगे एक्सेलरेट करवाना है, आगे मूव करवाना है, आपको एक्सेलरेट करवा रहे हो तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। गाड़ी को रिटार्ड कराओगे तो भी फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन को लिखोगे m इंटू ए, फ्रिक्शन को लिखोगे म्यू एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m से m मर जाएगा और a का वैल्यू म्यू जी बन जाएगा। यानी कि रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू जी है। तो इसमें भी देखो कहीं मास आ रहा है क्या? ठीक है, अगर तुम बोलोगे ना कि सर ए में तो मास आना चाहिए था, तो वही बोल रहा हूं, यहां पे कोई मास आ ही नहीं रहे कहीं पे भी। तो क्या फर्क पड़ता है? हैवियर गाड़ी है या लाइटर गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के लिए हमारे पास सेम रिटार्डेशन रहेगा, सेम स्टॉपिंग डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, सो वेल दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कर लिया नोट? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमसे कहता है इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड वन शुड, क्या कर सकते हो आप लोग? वन शुड अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील स्टॉप्स रोटेटिंग, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट द स्लिपिंग, पंप द ब्रेक्स, प्रेस एंड रिलीज, शट द इंजन ऑफ एंड नॉट अप्लाई द ब्रेक्स। क्या कर सकते हो अगर आपको गाड़ी को रोकना है इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? यानी कि मैं चाहता हूं कि गाड़ी में ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी बस वहीं रुक जाए, ज्यादा आगे तक ना जाए। यूजुअली होता है कि जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो इंस्टेंटली गाड़ी वहां नहीं रुकती, थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। ठीक है, तो कोई सी भी कार हो, कोई सी बड़ा ट्रक हो, कुछ भी तुम चला लो, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो वो इंस्टेंटली वहां नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो जब आपने ब्रेक लगाया सो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर आप ब्रेक लगा देते हो गाड़ी में, यानी कि रिटार्डेशन प्रोवाइड कराते हो, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हम चाहते हैं कि आप अगर एक गाड़ी को रोक रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, तो आप कैसे रोक सकते हो? इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करें? इंजन को ऑफ करने से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फालतू की बातें बोलती। पंप द ब्रेक, ब्रेक लगाओ छोड़ो, लगाओ छोड़ो, नहीं, मिनिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। उस पे भी मिनिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद करके देख लेना, कार की बात नहीं है, तुम अपने स्कूटी या फिर जो बाइक तुम्हारे पास है या इवन साइकिल में भी तुम ये चीज कर सकते हो कि ब्रेक तो हर जगह होंगे, तो उसमें भी करके देखना, ब्रेक लगाओ छोड़ो, लगाओ छोड़ो। क्या उससे कम डिस्टेंस में गाड़ी रोक पाओगे आप अपनी?
कम डिस्टेंस में गाड़ी को रोकना है हम लोगों को, ठीक है, कम डिस्टेंस में गाड़ी को रोकना है। अब सेकंड ऑप्शन को देखना, अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट द स्लिपिंग। ये सही लग रहा है क्या? ये सही लग रहा है क्या, या फिर ऊपर वाला लग रहा है, अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील स्टॉप्स रोटेटिंग। देखो भाई क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है, अगर गाड़ी का व्हील रोटेट कर रहा है और गाड़ी आगे बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि रोटेशन को रोकने से गाड़ी नहीं रुकने वाली है। क्योंकि अगर तुमने गाड़ी में ब्रेक्स इतने तेज लगा दिए, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक तुमने इतने तेज लगा दिए कि उसका व्हील का जो रोटेशन है वही रुक जाए, तो भाई एक बात ध्यान रखना, उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये जो गाड़ी है वो तुम्हारी स्किड कर जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। अगर आप गाड़ी में इतने ज्यादा ब्रेक लगा दो कि गाड़ी, अरे यार क्या बना रहा हूं, ठीक है, अगर आपने गाड़ी का रोटेशन बंद कर दिया तो वो स्लाइड करेगी आगे की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि उसका इनर्शिया है, वो आगे जाना चाहती है। तुमने तो क्या किया, गाड़ी के व्हील्स का रोटेशन रोक दिया। अब जब तुमने व्हील्स का रोटेशन रोक दिया तो पहले तो फ्रिक्शन लग रहा था आगे की तरफ, गाड़ी जा रही थी आगे की तरफ। अगर तुमने रोटेशन को रोक दिया, अगर तुमने रोटेशन को रोक दिया तो ये अब आगे की तरफ स्लाइड करेगा, और कब तक स्लाइड करता रहेगा, जब तक फ्रिक्शन इसको रोक ना ले, ठीक है। ब्रेक लगा दिए तुमने ब्रेक लगा दिए, टायर घूमना बंद हो गए, टायर घूमना बंद हो गए, उसके बाद गाड़ी स्लाइड करती है, ठीक है। तुमने स्किडिंग वगैरह का नाम सुना होगा, स्किड मारते हैं लोग, तो क्या करते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह में तुमने देखा होगा कुछ लोग स्किड करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्पीड में आते हैं और ब्रेक लगा देते हैं, स्पीड में आते ब्रेक लगा देते हैं। उससे क्या होता है, टायर्स का रोटेशन रुक जाता है लेकिन गाड़ी स्किड करती हुई आगे जाती है। तो उससे क्या मिनिमम डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गाड़ी स्लाइड करना शुरू हो गई तो तुम्हारे बस में नहीं है उसको रोकना। फिर तुम्हारे बस में गाड़ी को रोकना तभी है जब तक वो टायर रोटेट कर रहा है। अगर जैसे टायर रोटेशन बंद करता है और गाड़ी स्लाइड करना शुरू कर देगी, फिर तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम उसको रोक सको। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है, यूजुअली बताते हैं कि सड़क पे ऑयल गिरा हुआ है। अगर सड़क पे ऑयल गिरा है और गाड़ी उसमें से चली जाती है और लोग ब्रेक लगा देते हैं गलती से, तो गाड़ी फिसलती है। और अगर गाड़ी का फिसलना शुरू हो गई ना, तो फिर तुम भले कितनी भी ब्रेक लगा लो, कुछ भी कर लो, वो खुद से ही रुकेगी, ऐसे तुम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। फिर वो आगे अलग ट्रिक्स लगानी पड़ती है उसको भी मैनेज करने के लिए। बट हाँ, एक बार गाड़ी का स्लाइडिंग अगर शुरू हो गया, स्लाइडिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल तब तक है जब तक इसका टायर रोटेट कर रहा है। तो मैं गाड़ी के ब्रेक कुछ इस टाइप से लगाता हूं कि स्लिपिंग ना हो, बस मैं गाड़ी का ब्रेक कुछ इस टाइप से लगाऊंगा कि स्लिपिंग ना हो, बाकी सब ठीक है। तो उसी केस में हम गाड़ी को रोक सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस में, और ये वो केस है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नॉर्मली जब आपको गाड़ी रोकनी होती है तो आप क्या बहुत जोर से ब्रेक लगा देते हो? हम ब्रेक इतने लगाते हैं कि टायर का जो रोटेशन है वो धीरे धीरे कम होकर रुके। समझ लो ना बात को, टायर का रोटेशन स्लोली रोकना है हम लोगों को। रोटेशन को अगर एकदम से रोक दिया, एकदम से रोटेशन को रोक दिया, तो ये गाड़ी स्लाइड करेगी, और स्लाइड करने के बाद हमें नहीं पता वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे आगे। हम चाहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। तो भाई कोशिश करो कि स्लिपिंग ना हो गाड़ी की, तो केस हो सकता है पॉसिबल। इंजन को ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है, इंजन को ऑफ कर दिया फिर तो तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं बचा ना, तो वो केस भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। पंप द ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक दबाओ छोड़ो, ऐसे नहीं हो सकता है। उससे भी मिनिमम डिस्टेंस तुम कवर नहीं कर पाओगे। गाड़ी रुकेगी, इन सारे केसेस में गाड़ी रुकती है, लेकिन हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस में कौन से केस में रुकेगी गाड़ी। ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस में गाड़ी एक टाइम के बाद रुक जाएगी, एक टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हर एक केस में 0 होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो जाए। जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो भाई कोशिश करना कि गाड़ी के जो तुम ब्रेक लगाओगे वो ऐसे लगाओ कि बस स्लिपिंग ना हो। तो उस केस में मिनिमम केस में आप मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया आप गाड़ी को रोक सकते हो, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी स्लिप करना शुरू हो गई तो तुम्हारे हाथ में नहीं है गाड़ी को रोकना। फिर वो गाड़ी अपने हिसाब से, फिर वो फ्रिक्शन ही होगा जो उसको रोक पाएगा, और वो पता नहीं कब रोके उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक समझ आ रही है तुम्हें बातें, ठीक है, क्लियर रहेगी ना बातें। पंप द ब्रेक्स नहीं होगा, इंजन को ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है, वो गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी वहां पे, ठीक है।
कार वगैरह में तो इंजन ऑफ करते ना वो स्टीयरिंग व्हील लॉक हो जाता है, वो तो करना भी मत, तो वो चीजें मत करो, ठीक है। नॉर्मल सा काम करो, जस्ट ब्रेक्स इतने लगाओ कि स्किडिंग ना हो, बस ब्रेक्स इतने लगाओ कि स्किडिंग ना हो, बस बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए जी, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, तो नोट कर लो चाहो तो, वैसे तो नोट करने का कुछ है नहीं, बट ठीक है, ठीक है। कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि हाँ हमें ब्रेक्स ऐसे लगाने चाहिए कि स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग का मतलब स्किड होता है, तुम ठीक है, तुमने देखा होगा बाइकर्स वगैरह कुछ एक स्टंट करते हैं उसमें वो स्किड करते हैं, तो वो स्लिपिंग वही है, हमें वो चीज नहीं करनी, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोलता है, अ ब्लॉक ए कैप्ड ऑन एन इंक्लाइन सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इफ द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। The block is replaced by another block B and it is found that it just begins to slide if the inclination is 40 degree. तो बताइए जरा, मास ऑफ ए बड़ा होगा मास ऑफ बी से, मास ऑफ ए छोटा होगा मास ऑफ बी से, मास ऑफ ए बराबर होगा, या फिर तीनों ही हो सकते हैं? तीनों में से कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। सोचो जरा, सोच लिया? क्या बोलोगे? एक ब्लॉक को आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और ये ब्लॉक ए जस्ट स्लाइड करता है। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक अगर जस्ट स्लाइड करे, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक अगर जस्ट स्लाइड करे, तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लाइन। और भाई एंगल ऑफ इंक्लाइन पे ब्लॉक जब जस्ट स्लाइड करता है, यानी कि इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, विच इज नोन एज द कौन सा वाला? लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन। तो जस्ट मोशन में आने वाला है रेस्ट से, यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लीजिए, अब इस केस में आप क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर देंगे mg sin 30 डिग्री से, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका mg sin 30 से बैलेंस हो गया तो फ्रिक्शन की जगह क्या लिखते हैं? म्यू mg cos 30 इक्वल्स टू mg sin 30। mg से तो mg मर जाएगा, cos 30 नीचे भेज दीजिए तो म्यू का वैल्यू बनेगा tan 30। पहला पार्ट ब्लॉक ए के लिए। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक बी के लिए भी यही बातें लिखूं तो ब्लॉक बी के लिए क्या आएगा? सिमिलरली फॉर द ब्लॉक बी, सिमिलरली फॉर ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के लिए अगर बात करें तो यहां पे म्यू का जो वैल्यू मिलेगा वो tan 40 मिल जाएगा। तो तुम देख रहे होंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाली कहानी है, जो भी हमें फाइनली चीजें मिल रही है, तो उसमें कोई मास का रोल नहीं है। समझ रहे हो बात को? जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट हो रहा है और फिर बॉडी का जस्ट बिगन टू स्लाइड वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेट हो रहा है और उसके बाद जस्ट बिगन की कंडीशन आ रही है। तो भाई उसको मास से कोई लेना देना है क्या? नहीं। मास से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो मास ऑफ ए बड़ा भी हो सकता है मास ऑफ बी से, तो भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मास ऑफ ए छोटा हो सकता है मास ऑफ बी से, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? इन्होंने बोला हमें मास से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है इसका मास ज्यादा हो उसका मास कम हो सकता है इसका मास ज्यादा हो उसका कम हो, इसका कम हो उसका ज्यादा हो, या दोनों के मासेस बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में कहीं पे भी मास का कोई रोल नहीं है। इक्वेशन में कहीं पे भी मास का कोई रोल नहीं है। जो भी जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन आ रही है उसके हिसाब से जो इस सरफेस का, देखो पिक्चर कहां पे टिक रही है आके? सरफेस और ब्लॉक के बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। पिक्चर कहां टिक रही है? सरफेस और ब्लॉक के बीच में आने वाले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है। ये आपका पहला कंडीशन था, ये आपकी दूसरी कंडीशन आई ब्लॉक बी के लिए। ब्लॉक ए के लिए ये था, ब्लॉक बी के लिए वो था। तो देखा तुमने, ब्लॉक का मास मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैटर करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इन दोनों की आपस में कहानी चल रही है, मास से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे हो सकता है ये भी पॉसिबल हो, ये भी पॉसिबल हो, या फिर ये भी पॉसिबल हो। तो उसके लिए फोर्थ ऑप्शन दिया कि तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। ए का मास बी से ज्यादा हो सकता है, ए का मास बी से कम हो सकता है, और ए का मास बी के बराबर भी हो सकता है।
क्योंकि जब भी आप जस्ट बिगिन टू स्लाइड की बात करते हो यहां पे आता है एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज को कोई फर्क नहीं पड़ता है मास वगैरह से, उसको फर्क पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से सिर्फ। ठीक है, देखा ना, एंगल चेंज हो गया ना, पहले 30 डिग्री था फिर 40 डिग्री हुआ, तो क्या इस एंगल को किसी और चीज से फर्क पड़ता है? तो सर जी ये एंगल को सिर्फ फर्क पड़ता है म्यू से, म्यू चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, बाकी मास वगैरह कुछ भी लेते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे ना बात को? तो म्यू चेंज ऑन चेंजिंग म्यू, लिख देता हूं मैं, ऑन चेंजिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थीटा चेंजेस। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज करोगे तो ही जाके थीटा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होगा, बाकी सब तो गए भाड़ में। तो मास वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया नोट? बढ़े आगे, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोलता है, a boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the shoes of the boy and the floor is mu, and that of the coefficient of friction between the box and the floor is mu dash. Which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? एक लड़का है जिसका मास m है, वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है एक ब्लॉक को जिसका मास m डैश है। लड़के के और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बॉक्स और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश है। तो हमें बताना है ऐसा केस जिसमें वो लड़का इस बॉक्स को पुश ना कर पाए। तो डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद जरा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये लड़का है, इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बॉक्स का मास m डैश, लड़के का मास m है, लड़के के और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बॉक्स और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश है। मुझे वो केस बताइए जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो लड़का बॉक्स को स्लाइड करे। क्या बोलोगे इसके लिए? सोच लिया तुमने? कर लिया ट्राई? मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूं वो ये है कि अगर ये लड़का बॉक्स को स्लाइड नहीं कर पा रहा है, दैट मींस द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, वो एफ डैश बोल देता हूं, और फ्रिक्शन ऑन बॉय या फिर मैन है, जो भी है, बॉय है, इसको एफ बोल देता हूं। ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ डैश है, बॉय के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ है। हमने बोल दिया क्या कि भाई साहब सीधी सी बात है, अगर ये लड़का इस बॉक्स को शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, ये लड़का इसको पुश नहीं कर पा रहा है, दैट मींस जो बॉक्स का फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉय, क्योंकि किसी भी बॉक्स को पुश करने के लिए लड़का भी तो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स के कांटेक्ट में है। अरे समझो यार, अगर यहां पे फ्रिक्शन 0 हो जाता तो लड़का फिसल जाता धक्का मारते मारते, क्योंकि उसको भी क्या करना है, अगर वो भी चाहता है कि मैं इसको पुश करूं तो उसको भी तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ग्राउंड पे, उसके लिए भी तो फ्रिक्शन फोर्स मैटर करता है, उस पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तभी तो वो इस बॉक्स को पुश कर पाएगा। तो इस बालक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा क्योंकि वो जमीन को पीछे पुश कर रहा है, ये बॉक्स आगे नहीं जाना चाहता, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश पीछे लगेगा। तो हमने बोला एफ डैश बड़ा है एफ से, एफ डैश बड़ा है एफ से, तभी ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है। एफ डैश को लिखते हैं एम म्यू डैश एम डैश जी, एफ को लिखेंगे म्यू एम जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी से चल रहे हैं हम, कहा सबको सॉल्व करते हैं, जी से जी मर जाएगा। म्यू डैश एम डैश बड़ा है म्यू एम से। अब बताओ म्यू डैश एम डैश म्यू एम से बड़ा है तो क्या समझू, म्यू डैश बड़ा होगा म्यू से, एम डैश भी बड़ा होगा एम से, और अगर दो बड़े बड़े क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट बड़ा ही होता है। अगर दो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो डेफिनेटली छोटी क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से तो बड़ा ही वैल्यू देगा। अगर म्यू डैश एम डैश बड़ा है म्यू एम से तो डेफिनेटली म्यू डैश बड़ा होगा म्यू से, और एम डैश भी बड़ा होगा एम से, तो अगर म्यू डैश एम डैश करोगे तो वो म्यू एम से बड़ा ही आएगा ना। तो हमने बोला म्यू डैश बड़ा होना चाहिए म्यू से और एम डैश भी बड़ा होना चाहिए एम से।
तो ही जाके ये चीज पॉसिबल हो सकती है। सिर्फ इसी केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो लड़का बॉक्स को स्लाइड करवा सके। पुश कर रहा था ना, तो उसको स्लाइड नया करवा सके, सिर्फ एक ही केस बनता है, वो है ये वाला। तो इस केस में वो लड़का बॉक्स को पुश नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये बातें? नोट कर लीजिए इसको। डन? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ भाई। सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। सो उम्मीद करता हूं तुम्हें कहानी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, सो यस यू कैन ज्वाइन अस ऑन द वेबसाइट, बिकॉज अगर वेबसाइट पे ज्वाइन करते हो तो वीडियोस आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो दोबारा देखनी है, वेबसाइट पे आके देख लो। कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तुम्हें लगता है कि यार मुझे जल्दी से वीडियो देख के सॉल्यूशन चाहिए, वेबसाइट पे आ जाओ, बिकॉज वेबसाइट्स पे हमने सारी वीडियोस अरेंज करके रखी हुई है। हर एक वीडियो यहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, सो दैट आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आपको इधर उधर वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट पे आके वीडियो को देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम बोलते हो कि यस, अगर हम यूट्यूब को कंटिन्यू कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। सो उन सब चीज अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सेशन को शेयर करना है टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी वो सब बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहा है, राइट? एंड फिजिक्स का फील अगर आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एंड समझ आ रही कहानी, सो मेक श्योर सेशन को लाइक जरूर कर देना, और ये सारे काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन कंप्लीट कर दीजिए। बाकी की बातें हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।